मेरे भाइयों, स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपसे मिलता हूं मंडे टू सैटरडे और शाम को 8 बजे इस लक्ष्मीकांत सीरीज में चर्चा करता हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। चर्चा का ऑब्जेक्टिव ये है कि लक्ष्मीकांत के वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करना जो आपके लिए ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, रेलिवेंट हैं। पुरानी जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी की सारी क्लासेस आप जाकर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक की क्लासेज हो गई हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में सब मौजूद हैं। दो क्लासेज मेरी चलती हैं, एक 20 मिनट शो चलता है सुबह 7 बजे, जिसमें मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ। और एक चलता है आपका लक्ष्मीकांत शाम को 8 बजे, जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। अगर ये दोनों आप लगातार देखते हैं तो आपके भीतर प्रीलिम के लिए एक बेटर अप्रोच क्रिएट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। तो ज़रूर पुरानी क्लासेस जाके देख लीजिएगा। वैसे ये होली का अवसर है तो आप सभी को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। आलस्य और नकारात्मकता को त्यागिए। मेरी शुभकामना कि होली के सकारात्मक रंगों का आपको लाभ मिले और ये सकारात्मक रंग आपको एनर्जी दें, ऊर्जा दें, आप सब चयनित हों, जो भी आपके सकारात्मक सपने हैं वो पूरे हों। आज का जो सेशन है आपका, ये पहले से रिकॉर्डेड है। तो हालांकि रोज का सेशन रिकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन ये पहले से रिकॉर्डेड है। कुछ दिन पहले कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, तो होली की छुट्टियों की वजह से इसको फिर से रीप्ले किया जा रहा है। तो इसको आप देखिएगा। बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये तो बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ था, तो उसमें आप जज्बाती मत होइएगा। टॉपिक वही है, कंटेंट वही है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले से थे रिकॉर्ड, तो उसको आज प्ले किया जा रहा है क्योंकि ये होली की छुट्टियां चल रही हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप इसी हिसाब से देखिए, कंटिन्यू करिए। कल का टॉपिक भी ऐसे ही आप कंटिन्यू करिएगा। तो ये दोनों टॉपिक जो आज और कल वाले हैं, इसको मैं आगे के टॉपिक्स में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप पढ़ लीजिए यहाँ से। और बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे वो अपने नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसमें कवर होंगे। क्लियर है? तो चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भैया? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? बढ़िया, वेरी गुड। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जागृति, आकांक्षा, अलकुश, सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की ये क्लास एक मैराथन क्लास है जो कि आपातकाल पर आधारित है, यानी इमरजेंसी पर आधारित है। आज हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। आखिर क्या आपातकालीन प्रावधान है, कैसे कैसे हमारे भारत देश में आपातकाल लगता है, कौन कौन सी इमरजेंसी भारत देश में है और उनसे कैसे सवाल बन सकते हैं। यूपीपीसीएस में, वीईओ में और आरओआरओ मेंस में अगर आपातकाल चैप्टर से सवाल बनेंगे तो कैसे बन सकते हैं, सवालों की क्या रूपरेखा होगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को मैं साथ लेकर चलूंगा। तीनों आपातकाल मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपातकाल की जो पुरानी पृष्ठभूमि रही है, आंतरिक आपातकाल के दौरान की जो पृष्ठभूमि रही है, उस पर चर्चा नहीं होगी। यहाँ चर्चा होगी आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 जो कि आपका नेशनल इमरजेंसी है, इस पर। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन पर, कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्या ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्या ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो सेशन को अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। शुरू किया जाए, तैयार है? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भी अच्छा हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि भारत में आपातकाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो आप देखेंगे कि आर्टिकल 352, 356 और 360 में दिए गए हैं। तो इन्हीं सारे प्रावधानों को हम लोग आज पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो सवाल बन सकते हैं उन सवालों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप आपातकाल की बात करें तो चलिए शुरुआत किया जाए। यदि आप इमरजेंसी की बात करें, आपातकाल की बात करें, तो हमेशा ध्यान रखिए कि इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक मेंशन है। ये संविधान के भाग 18 में, यानी पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सवाल उठता है कि आखिर आपातकालीन जैसे प्रावधान भारतीय संविधान में क्यों जोड़े गए। क्योंकि भारत एक संघात्मक व्यवस्था का देश है। संघात्मक व्यवस्था का देश का अर्थ ये है कि भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों है, और जहां केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व होता है वो कंट्री एक फेडरल कंट्री होती है, यानी संघात्मक व्यवस्था का देश होता है। और संघात्मक व्यवस्था के देश में केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए।
आपातकाल आपने अगर कभी थोड़ा बहुत सुना होगा या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इतना आइडिया आपको जरूर होगा कि इमरजेंसी के दौरान केंद्र मजबूत हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब व्यवस्था फेडरल है, केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है, राज्य की अपनी स्वायत्तता है, केंद्र की अपनी स्वायत्तता है, यानी सेंटर की अपनी ऑटोनॉमी है, स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी है, तो ऐसे में ऐसे प्रोविजन क्यों लाए जा रहे हैं जो केंद्र को मजबूत बनाए जा रहे हैं? ऐसे प्रोविजन क्यों लाए जा रहे हैं जो सेंटर को मजबूत बनाते हैं? तो मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो यूनियन की तरफ टिल्ड है, यानी भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है, लेकिन सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन हैं, यानी भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को मजबूत बनाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संघवाद कैनेडियन फेडरेशन पर आधारित है, यानी भारत का संघवाद मजबूत केंद्र के साथ संघवाद है। हमने अमेरिका की तरह क्लासिक फेडरेशन को नहीं अपनाया जहां राज्य को ज़्यादा शक्तियां होती हैं, बल्कि हमने कनाडा की तरह यूनिक फेडरेशन को अपनाया जहां केंद्र मजबूत है। इसके पीछे का हमारा कारण ये था कि अगर हम राज्य को ज़्यादा शक्ति दे देते तो राज्य कहता हमारा ढोकला हमारा गुजरात, हमारी पगड़ी हमारा पंजाब, हमको रहना ही नहीं है भारत देश में। और ऐसे में देश की एकता और अखंडता को लेकर थ्रेट हो सकता था, यूनिटी और इंटीग्रिटी को लेकर थ्रेट हो सकता था, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत देश में भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। भारत किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। भारत देश में बहुत सारे राज्यों को तो डंडा दिखा के मिलाया गया है। अगर हम उनको अपनी सेना दे देते, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे देते, उनको शक्तियां ज़्यादा दे देते, तो भारत से अलग होने का प्रयास करते और ये भारत की इंटीग्रिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट था। इसीलिए यूनियन को टिल्ड किया गया। और देश की एकता, यूनिटी ऑफ द नेशन, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अखंडता को इंश्योर करने के लिए, देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, संप्रभुता, सॉवर्निटी ऑफ द नेशन, देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जोड़े गए जो यूनियन को टिल्ड बनाते हैं, यूनिटरी होते हैं, और उसी का एक एग्जाम्पल आपातकाल है। आपातकाल जैसे प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करना जो कि केंद्र को मजबूत बनाते हैं, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए था। तो क्यों आपातकाल जैसे प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए, ये आपने समझा कि आखिर आपातकाल के प्रावधान क्यों। तो तीन तरह के आपातकाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखाई पड़ेंगे। फर्स्ट इज योर नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत ये प्रोक्लेम किया जाता है। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा सर एमसीक्यू नहीं है क्या? एमसीक्यू भी है, लेकिन आज थ्योरी और एमसीक्यू दोनों है। ठीक है, थ्योरी पार्ट भी हम लोग देखेंगे एज वेल एज एमसीक्यू भी हम लोग देखेंगे, है ना? तो दोनों है। तो इस बात को ध्यान रखिए, बने रहिए, सेशन को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करते रहिए, खूब खुश रहिए, खूब मोटाइए। यहाँ मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, वहाँ मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। तो मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत प्रोक्लेम किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरी कंट्री में, देश में या किसी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, देश के किसी टेरिटरी में, किसी टेरिटरी में यानी किसी क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। कंफ्यूजन कभी कभी इस बात की होती है कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में ही लगता है, देश के किसी पर्टिकुलर पार्ट में नहीं लगाया जा सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, लगाया जा सकता है। दूसरा जो आपातकाल है वह है आपका 356, अनुच्छेद 356, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, यानी इसे आप संवैधानिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि संवैधानिक आपातकाल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी राज्यों में लगती है। इसे आप राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये किसी राज्य में लगता है, राज्य में जब संविधान फेल हो जाता है। इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसीलिए है क्योंकि किसी भी राज्य में ये तब लगाया जाएगा जब उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है, ये अभी पढ़ते समय हम लोग देखेंगे। देखो, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का एग्जाम्पल है, और ऑप्शन दे दिया जाता है कि ये 352, 356, 360 और ऑल ऑफ एबव। कौन सा ऐसा है जो संवैधानिक आपातकाल है? तो लोगों को लगता है सब संविधान में है, सारे आपातकाल, तो ऑल लगा के चले आते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कौन सी है, तो वो 356 है, राष्ट्रपति शासन जिसे आप कहते हैं। 356 को ही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे भारत देश में कभी लगा नहीं है और भगवान न करे कि कभी लगे।
फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो। अभी आगे चल के इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। ये आज तक कभी भी भारत देश में लगा नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी, भगवान न करे लगे। नहीं पता चला जो चॉकलेट 10 रुपए में खरीदते हो, पता चला उसके लिए एक बार एक बैग भर के पैसा ले जाना पड़े, है ना। ऐसे हालात ना ही हो तो अच्छा है। एक बार लगने के आसार उत्पन्न हुए थे 1991 में। एक पॉलिसी ले आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी, उसका नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। सिलेंडर नहीं, है ना। उसकी वजह से आर्थिक हालात संभले थे, लगने के आसार जरूर उत्पन्न हुए थे, लेकिन आज तक वो कभी लगा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपातकाल पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल क्या। सबसे पहला बात तो हमें ये समझना होगा कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल आपका है, यानी ये जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है, इसको प्रोक्लेम करने का आधार क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रोक्लेमनेशन का, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार क्या है। किन ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो इसके तीन आधार होते हैं मेरे भाई। पहला आधार ये होता है कि अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। कैसा? युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब लगाया जाता है, वॉर। दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है बाह्य विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो या बाह्य विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो, तब ये लगाया जा सकता है। और तीसरा कारण है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है हथियारों के साथ यदि विद्रोह हो जाए तो उसे हम कहते हैं, भारत के भीतर यदि आर्म्ड रिवेलियन हो, सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसे में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये उद्घोषणा का आधार है। अब यहाँ आपको समझना होगा युद्ध और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या अंतर है। क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो लगाना अनिवार्य हो जाता है, ऐसा कुछ है? तो समझिए जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। युद्ध और बाह्य विद्रोह में क्या अंतर होता है। युद्ध का मतलब होता है बता के कूटना, और बाह्य विद्रोह का मतलब होता है बिना बताए कूटना। ठीक है। युद्ध का मतलब होता है, अरे भाई एक ऐसी लड़ाई, कोई डिफेंस का छात्र रहा है तो उसे पता होगा, एक ऐसी लड़ाई जो घोषित हो उसे हम युद्ध कहते हैं, और एक ऐसी लड़ाई जो अघोषित हो उसे हम एक्सटर्नल अग्रेशन कहते हैं, यानी उसे हम बाह्य विद्रोह कहते हैं। भारत ने चाइना पर वॉर डिक्लेयर किया, वो युद्ध है। ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए, वो बिना बताए, वो विद्रोह है ना। तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन ये दोनों बाहरी कारण हैं, बताइए हाँ या ना। ये जो दोनों कारण मैं बता रहा हूं, ये दोनों कारण कैसे कारण है? बाहरी कारण है या आंतरिक कारण है? बाह्य विद्रोह और युद्ध बाहरी कारण है ना। तो इसीलिए इन दोनों के आधार पर जब आपातकाल लगता है तो उसे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, उसे हम बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। ये इमरजेंसी का एक टाइप ही है। तो युद्ध और बाह्य विद्रोह के आधार पर जब लगता है तो उसे हम बाह्य आपातकाल कहते हैं, यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, राइट। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि लग ही जाए जब भी युद्ध शुरू हो या विद्रोह शुरू हो। वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। राष्ट्रपति घोषणा करता है कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर। कैबिनेट मतलब सरकार। तो जब सरकार चाहेगी तभी लगेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो विद्रोह कभी आपको दिखाई पड़ गया तो आप मास्टर खोपड़ी फोड़ दो। ठीक है। ये कह के आप मास्टर खोपड़ी फोड़ दो कि ए भाई आपातकाल क्यों नहीं लग रहा है, आपने बताया था आपातकाल क्यों नहीं लग रहा है, इमरजेंसी है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, तभी लगेगा जब कैबिनेट की लिखित सिफारिश होगी, और कैबिनेट की लिखित सिफारिश मतलब सरकार की सिफारिश, ये आप समझिए। तो इन दोनों आधारों पर क्या कभी आपातकाल लगा है? तो इन दोनों आधारों पर एक बार 1962 इंडो चाइना वॉर जब हुआ था तब लगा। 1962 इंडो चाइना वॉर, और अगला 1971 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। ये है बाह्य आपातकाल के दो उदाहरण। ठीक, आगे अभी और भी बातें इसमें हैं। सशस्त्र विद्रोह का क्या मतलब है? हथियारों के साथ विद्रोह। दैट मीन्स कि हथियारों के साथ विद्रोह अगर हो तब। अब यहाँ एक बात आपको समझनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिएगा। आप जानते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान आपातकाल लगे, है ना, जून 1975। उस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। मैं तो जिंदा था ना, आप लोग तो जानते हैं ना, मेरी उम्र 4003 साल है, 4004वां चल रहा है, तो मैंने तो सब आंखों से देखा है ना। जज्बाती नहीं होना है, सिर्फ खुश हो जाना है थोड़ी देर के लिए बस। तो इंदिरा गांधी ने जब जून 1975 में आपातकाल लगाया,
तो आज भी उनके द्वारा लिए गए इस निर्णय की, इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी आलोचना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय जो आपातकाल लगाया था वो उस शक्ति का दुरुपयोग किया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बाद में गवर्नमेंट के लेवल पर एक कमीशन बना, दैट्स साहा कमीशन। और साहा कमीशन ने इस बात को कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, मिसयूज करते हुए इमरजेंसी थोप दी थी। और आज भी इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस की आलोचना होती है और आज भी उसे पावर का मिसयूज कहा जाता है। तो किन आधारों पर उन्होंने इमरजेंसी प्रोक्लेम किया था? तो इंदिरा गांधी शासनकाल में 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था, दैट वर्ड इज इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस, जिसे हम कहते हैं आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द लिखा था। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें तो ये आर्म्ड रिबेलियन नहीं था। मूल संविधान मतलब समझ रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हुआ, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड नहीं था, बल्कि वॉर था, एक्सटर्नल एग्रेशन था। दो तरीके ये थे। और तीसरा तरीका था इंटरनल डिस्टरबेंस, यानी आंतरिक अशांति। क्या है आंतरिक अशांति? इसको कहीं डिफाइन प्रॉपरली नहीं किया गया था। और इसी वर्ड का मिसयूज करते हुए 1975 में, 1975 में आपातकाल हम पर थोप दिया गया और कई ऐसे मनमानी पूर्ण निर्णय लिए गए जिनकी आज तक आलोचना होती है। बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए जो मनमानी पूर्ण थे, जो गलत थे। बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला गया। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जो गलत थे। तो इस इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड का इन फ्यूचर मिसयूज न हो, इसीलिए जब बाद में इंदिरा गांधी सरकार गई और मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और इस 44th अमेंडमेंट के द्वारा इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड की जगह पर यहां पर आर्म्ड रिबेलियन शब्द लिख दिया गया, यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया गया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि क्या सशस्त्र विद्रोह शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? क्या आर्म्ड रिबेलियन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं था। कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और कहाँ, किस जगह पर आया? इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड पर आया। ठीक है, और इसी आंतरिक अशांति शब्द का मिसयूज करते हुए 1975 में आपातकाल लगा था। अब यहाँ एक बात आपको और समझनी है कि सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति जो कि पहले था, ये आंतरिक कारण है। आज अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर इमरजेंसी लगेगी, तो ये अंदर का कारण है, भारत के भीतर का रीजन है। तो इसीलिए हम इसे इंटरनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, यानी आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। कौन सी इमरजेंसी? इंटरनल इमरजेंसी, यानी आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। तो आंतरिक कारणों जैसे आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर यदि इमरजेंसी लगेगी तो दैट्स योर इंटरनल इमरजेंसी, यानी आंतरिक आपातकाल। बाह्य कारण लाइक वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी लगेगी तो दैट्स नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी, इसे हम बाह्य आपातकाल कहेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर पर यानी प्रक्रिया पर पहुंचते हैं कि क्या प्रक्रिया है। तो भाई, नेशनल इमरजेंसी जब भी हमारे भारत देश में लगती है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल जब भी हमारे भारत देश में लगता है, उसकी घोषणा, उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रोक्लेम करता है। तो राष्ट्रपति प्रोक्लेम करता है भैया, तो क्या राष्ट्रपति अपने मन से प्रोक्लेम करता है? क्या राष्ट्रपति अपने मन से, अपने विवेक से प्रोक्लेम करता है? विवेक उसका बेटा नहीं है। विवेक का अर्थ होता है कि ऐसी शक्ति जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो फ्री होकर करता है, यानी ऐसी पावर जिसका प्रयोग वो मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर करता है, उसे विवेक की शक्ति कहते हैं। तो क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से ये घोषणा करता है? नहीं, बल्कि वो कैबिनेट की लिखित सलाह पर करता है। अब यहाँ एक रोचक बात और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट आपको समझना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। तो बिफोर 44th अमेंडमेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसको अगर हम ध्यान दें, उसको अगर इंटरप्रेट करें, मूल संविधान, तो राष्ट्रपति ये घोषणा किसकी सलाह पर करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, और इसी का मिसयूज इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था, है ना? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि कैबिनेट की बैठक तक नहीं बुलाई थी। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई
तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक तक नहीं बुलाई थी। सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, और सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और कहा गया कि आपातकाल लगा दिया गया है, इनको इनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो कैबिनेट कह रही ई कब हुआ? रातों रात हो गया। रातों रात उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनसे कनेक्ट करके प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम कर दिया गया। यानी मिसयूज देखो कितना तगड़ा हुआ। ऐसे में मेरे भाइयों, भविष्य में इन फ्यूचर मिसयूज न हो, इसीलिए आज यदि आप देखेंगे तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लिखवा दिया गया कि राष्ट्रपति ये प्रोक्लेमेशन कैबिनेट की लिखित सलाह पर करेगा, ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की लिखित सलाह पर। फिर से सुनिएगा, कैबिनेट की लिखित सलाह पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह के बिना हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना? रिटन रिकमेंडेशन चाहिए? यस, रिटन रिकमेंडेशन चाहिए। और मेरे भाई एक बात मैं आपको और बताता हूँ, कैबिनेट जो कि इस भारत देश में पॉलिसी मेकर है, कैबिनेट जो कि इस भारत देश में बड़े मंत्रियों का, प्रमुख मंत्रियों का समूह है, कैबिनेट जो इस देश में निर्णय लेने की सबसे उच्च और सबसे वास्तविक रियल इंस्टीट्यूशन है, उस कैबिनेट वर्ड का यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया था। पहली बार कैबिनेट शब्द, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का यूज किया गया था, मंत्री परिषद शब्द का यूज किया गया था, बट कैबिनेट वर्ड का यूज कहीं नहीं किया गया था, यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था। और मेरे भाइयों, पहली बार 352 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार 352 में किसका, कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो चलिए ये इतना आप समझ गए कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेम किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम किया जाएगा, और प्रेसिडेंट इसे कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, यानी रिटन रिकमेंडेशन पर प्रोक्लेम करेगा। इतना आप समझ गए। दूसरी बात, जब आपातकाल लगेगा तो क्या उसे संसदीय सहमति की भी जरूरत होती है? क्या इमरजेंसी को संसदीय सहमति की जरूरत होती है, हाँ या ना? तो डेफिनेटली होती है। राष्ट्रीय आपातकाल को विद इन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर संसद में पारित होना होगा, वो भी कौन से बहुमत से? स्पेशल मेजोरिटी से, यानी विशेष बहुमत से। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने में विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना होगा। कहाँ? संसद के दोनों सदनों में। अगर नहीं पारित हुआ तो गयो, नहीं पारित हुआ तो गयो, क्या गयो? नेशनल इमरजेंसी गयो, यानी लैप्स हो जाएगी। और अगर पारित हो गई तो एक बार में कितने दिन की परमिशन मिलेगी? अगर पारित हो गई तो एक बार में 6 महीने की परमिशन मिलेगी। तो 6 महीने से ज्यादा बढ़ाना है तो क्या फिर से संसद का अप्रूवल लेना पड़ेगा? यस, 6 महीने से ज्यादा बढ़ाना है तो फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। छः 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 करके इसे मैक्सिमम अनलिमिटेड टाइम तक, यानी अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, प्रत्येक 6 महीने में संसदीय अनुमति चाहिए। संसदीय अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार सुनिए, यही बात अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 महीना लिखा हुआ था, और सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी की जगह सिंपल मेजोरिटी लिखी हुई थी। लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ये 2 महीने को कन्वर्ट करके 1 महीना कर दिया गया, और सिंपल मेजोरिटी को कन्वर्ट करके स्पेशल मेजोरिटी कर दिया गया, विशेष बहुमत कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया टफ हो, कोई मनमानी ना कर सके सरकार। तो वही बात मैंने आपसे क्या कहा कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के भीतर संसद में पारित होना होगा, और फिर एक बार अगर पारित हुआ तो 6 महीने की अनुमति मिलती है, फिर छः 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 करके इसे इंडेफिनिट टाइम तक, यानी अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी को अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? अनिश्चित काल तक। एक बार में कितने समय तक लगाया जा सकता है? 6 महीने तक। छः 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 करके उसे लिमिटेड टाइम तक, यानी अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये है नेशनल इमरजेंसी को, और कौन से बहुमत से पारित होना होगा? 1 महीना, टिंग 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 6 मंथ, टिंग 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 अनलिमिटेड। ठीक है, और कौन सी मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना होगा, यानी विशेष बहुमत से इसे पारित होना होगा। ठीक है, अब मेन चीज पर आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का? राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई देखिए, हमारे भारत देश में जाहिर सी बात है कि सेंटर स्टेट दोनों हैं,
और इमरजेंसी के दौरान सेंटर स्ट्रांग होता है, ये आप जानते हैं। आपातकाल भारत देश में एकात्मक लक्षण है, यानी आपातकाल संविधान का यूनिटरी फीचर है, ये आप बखूबी समझते हैं। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र राज्य के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ता है क्या? फंडामेंटल राइट पर, मौलिक अधिकार पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जी हाँ मेरे भाइयों, फंडामेंटल राइट्स पर यानी मौलिक अधिकार पर भी प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है। अब केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो केंद्र और राज्य में यदि आप देखते हैं तो तीन तरह के संबंध होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव रिलेशन। एग्जीक्यूटिव रिलेशन यानी कार्यकारी संबंध, मतलब कौन किस विषय पर कानून लागू करेगा, प्रशासनिक शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे बटेगी, इसे कार्यकारी संबंध कहते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में दूसरा संबंध होता है जिसे आप कहते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब होता है विधायी संबंध। विधायी संबंध मीन्स कौन किस सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगा, कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, केंद्र किस विषय पर कानून बनाएगा, राज्य किस विषय पर कानून बनाएगा। दैट इज लेजिस्लेटिव रिलेशन, इसे हम विधायी संबंध कहते हैं। और अगला आपका होता है फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन मीन्स कौन किस विषय पर टैक्स कलेक्ट करेगा, कॉस किस विषय पर टैक्स कलेक्ट करेगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिलेशन। तो ये केंद्र और राज्य के मध्य यानी सेंटर और स्टेट के मध्य आप जानते हैं कि तीन तरह के संबंध होते हैं। कार्यकारी संबंध, विधायी संबंध और अगला फाइनेंशियल यानी वित्तीय संबंध। क्या प्रभाव पड़ेगा कार्यकारी संबंधों पर, क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो ये समझिए। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो स्टेट की गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होती। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो राज्य की सरकार भंग नहीं होती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा भी डिसॉल्व नहीं होती, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो विधानसभा पर कोई फर्क पड़ता है, ना तो सरकार पर कोई फर्क पड़ता है। तो फिर कैसे पावर उधर जा रही है? तो एक सवाल का मेरे जवाब दो, फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। एक बात बताइए, अभी नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, राइट? अभी नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है? हाँ या ना में जवाब दो। सामान्य स्थिति में क्या केंद्र राज्य को इंस्ट्रक्शन दे सकता है? नॉर्मल सिचुएशन में क्या केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है? 100% दे सकता है ना? लेकिन हर मामले में नहीं दे सकता, कुछ स्पेशल केसेस में दे सकता है, कुछ विशेष मामलों में दे सकता है ना? तो सामान्य स्थिति में सेंटर स्टेट को कुछ स्पेशल केसेस में कुछ विशेष मामलों में इंस्ट्रक्शन दे सकता है। अब आ जाते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य को हर मामलों में इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो अब बताओ, एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रलाइज हुई कि नहीं? कार्यकारी शक्ति केंद्रीकृत हुई कि नहीं हुई भैया? केंद्र के पास पावर ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई? यस। नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर स्टेट को प्रत्येक मैटर में इंस्ट्रक्शन दे सकता है। दैट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रलाइज हो रही है, यानी कार्यकारी शक्ति केंद्रीकृत हो रही है। लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या? अच्छा, हमारे भारत देश में अलग अलग विषय हैं जिस पर अलग अलग सरकारें कानून बनाती हैं। जैसे आपका एक होता है संघ सूची के विषय। संघ सूची के विषयों पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट की है, यानी संसद की है। राज्य सूची के विषय पर लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर की है, यानी राज्य विधानमंडल की है। राज्य सूची के विषय पर लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर की है। संघ सूची के विषय पर लॉ बनाने की पावर संसद की है। और समवर्ती सूची के विषय होते हैं, यानी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट। कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर सेंटर प्लस स्टेट दोनों की होती है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की होती है। कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर। तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे फिर करता हूँ और फिर जवाब दीजिएगा कि राज्य सूची के विषय पर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर क्या संसद नॉर्मली लॉ बना सकती है?
क्या सामान्य स्थिति में संसद स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या ऐसी कुछ स्पेशल सर्कमटेंसेज होती हैं जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाए? हाँ। और उस स्पेशल सर्कमटेंसेज में एक सर्कमटेंसेज होता है आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 ये कहता है कि 352 की सिचुएशन में, यानी जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यानी ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब आपातकाल के दौरान लेजिस्लेटिव पावर भी ट्रांसफर हो रही है, इमरजेंसी के दौरान विधायी शक्ति भी केंद्रीकृत हो रही है। हाँ, तो लेजिस्लेटिव पावर में भी शक्तियां केंद्र की तरफ जा रही हैं। फाइनेंशियल, तो वित्तीय मामलों से संबंधित निर्देश यानी फाइनेंशियल मैटर से संबंधित निर्देश सेंटर स्टेट को दे सकता है। यानी वित्तीय मामलों से संबंधित निर्देश केंद्र राज्य को दे सकता है, यानी सेंटर स्टेट को वित्तीय मामलों से भी संबंधित क्या दे सकता है? निर्देश दे सकता है। तो ये तो हो गया आपका क्या, कि क्या प्रभाव पड़ रहा है केंद्र और राज्य के संबंधों पर। केंद्र और राज्य के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपने देखा। मैंने आपको बताया तीन बातें। पहला, एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रलाइज हो जा रही है, केंद्र राज्य को प्रत्येक मामले में निर्देश दे सकता है। दूसरा, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर सेंटर लॉ बना सकता है, यानी केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तीसरा, फाइनेंशियल मैटर में केंद्र राज्य को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है? तो जी हाँ मेरे भाइयों, प्रभाव पड़ता है। फंडामेंटल राइट क्या हो सकते हैं? सस्पेंड हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, ध्यान रखना, हो सकते हैं, ये नहीं कहोगे कि हो जाएंगे, गए हो फंडामेंटल राइट, नहीं, हो सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। निलंबित होने का मतलब ये नहीं है कि फाड़ के फेंक देते हैं उसको किताब से, संविधान की किताब से। मौलिक अधिकार के निलंबन का मतलब ये होता है कि आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। रेमेडी नहीं मिलेगी, दैट मीन्स कि आपको उपचार नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? रेमेडी नहीं मिलेगी यानी उपचार नहीं मिलेगा। जैसे अभी इस समय जनरल सिचुएशन चल रही है ना, अभी इस समय जनरल सिचुएशन चल रही है, सामान्य स्थिति। तो सामान्य स्थिति में यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ, जनरल सिचुएशन में यदि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, तो आर्टिकल 32 से आप डायरेक्ट टिंग 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 करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 से आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं अभी। लेकिन यदि आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड है, यदि आपके मौलिक अधिकार निलंबित हैं, तो ऐसे में आपको उपचार नहीं मिलेगा, आप कोर्ट में जाके उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 359 यही कहता है कि 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड होते हैं, यानी राष्ट्रपति के आदेश से सस्पेंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप ऑटो सस्पेंड हो जाएंगे, राष्ट्रपति के आदेश से। हाँ, एक आर्टिकल ऐसा है जो ऑटो सस्पेंड होता है, वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19, वो भी बाह्य आपातकाल के केस में, एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में। एक्सटर्नल इमरजेंसी कब लगती है? युद्ध और बाह्य विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो। तो आर्टिकल 19 जो कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये सस्पेंड नहीं होगा। ये सस्पेंड नहीं होगा कौन सी स्थिति में भैया? इंटरनल इमरजेंसी के केस में ये सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन अगर बाह्य आपातकाल का मामला है, एक्सटर्नल इमरजेंसी का मामला है, तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी आर्टिकल 19 क्या होता है? ऑटो सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है। ये बात आर्टिकल 358 में लिखी है, यानी 358 में लिखी है। 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकते हैं, ये 359 में लिखी है। 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होगा, ये बात 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से आई। ठीक। तो मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपने देखा। इसके बाद आ जाते हैं विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है? क्या विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है? यस और नो?
सवाल ये है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल संसद बाई लॉ यानी पार्लियामेंट कानून बनाकर एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। लोकसभा का भी कार्यकाल पार्लियामेंट बाई लॉ एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। तो भैया 1 साल बाद क्या फिर से संसद बढ़ा सकती है? यस। एक एक करके इसे अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 साल तक, फिर एक एक करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इमरजेंसी समाप्त हो गई तो ये बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने से अधिक का नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, एक एक साल करके अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यदि आपातकाल समाप्त हो गया, यदि इमरजेंसी समाप्त हो गई, तो ये बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने से अधिक का नहीं होगा। यदि इमरजेंसी समाप्त हो गई तो बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने से अधिक का नहीं होगा। ठीक है, 6 महीने से अधिक का नहीं होगा बढ़ा हुआ कार्यकाल, इस बात को आप ध्यान रखना। क्लियर है बात? चलो, तो लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं नेशनल इमरजेंसी का वापस होना, यानी राष्ट्रीय आपातकाल का वापस होना, विड्रॉल ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। तो भैया प्रोक्लेम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति प्रोक्लेम कर रहा है। तो वापस कौन लेगा? राष्ट्रपति वापस लेगा। तो कभी भी क्या राष्ट्रपति के द्वारा वापस लिया जा सकता है? जी हाँ, कभी भी राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, यानी किसी भी समय इट कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ठीक है, कभी भी राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो सरकार वापस न ले, मनमानी करे, सरकार वापस न ले मनमानी करे, तो एक पॉइंट इसमें जोड़ दिया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा। इस बात को जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक क्लॉज इसमें, एक पॉइंट इसमें और जोड़ दिया गया कि भाई यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य अपने यहाँ प्रस्ताव लाएं और सामान्य बहुमत से पारित कर दें, तो राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य अपने यहाँ प्रस्ताव लाएं और सामान्य बहुमत से पारित कर दें, तो कभी भी किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। क्लियर है बात? हाँ, 44th। देखो, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, ये तो ठीक है। प्रेसिडेंट कभी भी वापस ले सकता है, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, लेकिन यदि मान लो मनमानी करे, क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य कर रहा है ना? 1 महीने का जो टाइम होता है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है, वो भी काउंट, हाँ वो भी उसमें 6 महीने में काउंट होता है। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर मान लो सरकार मनमानी करती है, वापस नहीं लेती है, तो लोकसभा को ये पावर दी गई है वापस लेने के लिए, कि लोकसभा के 1/10 सदस्य यदि अपने यहाँ प्रस्ताव लाएं और सामान्य बहुमत से पारित कर दें, तो वापस हो सकता है। ये लोकसभा की स्पेशल पावर है। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति को वापस लेने के लिए संसदीय अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर बात? तो राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा हमारे भारत देश में भाई? तो 62 से लेके 68 तक लगा था। ये इंडो चाइना वॉर था। इंडो चाइना वॉर यानी भारत चाइना युद्ध जब 62 में हुआ था, तो उसके बाद लगा था, ये 68 तक चला। 71 से लेके 77 तक ये आपका बाह्य आपातकाल था, इंडो पाक वॉर। ठीक है, जब बांग्लादेश पैदा हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध, है ना? बांग्लादेश पैदा हुआ था, पाकिस्तान से बांग्लादेश बटा था, जिसपे हमने समर्थन दिया था, न सिर्फ वैचारिक रूप से बल्कि सैन्य समर्थन भी इंदिरा गांधी ने दिया था। तो ये बाह्य आपातकाल चल ही रहा था। उसी दौरान 1975 में एक्सटर्नल इमरजेंसी के साथ साथ उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लगाई, पावर का मिसयूज किया। उसके पीछे की एक लंबी कहानी है। आप लोग एबीपी न्यूज का एपिसोड देखिएगा आपातकाल का, तो लंबी कहानी आप समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ। तो भाई 1975 से लेकर 1977 तक आपका ये आंतरिक आपातकाल यानी इंटरनल इमरजेंसी। अब यहां पर लास्ट सवाल जो अपने को समझना है, वो लास्ट सवाल अपना ये है कि भाई एक बात बताइए कि क्या नेशनल इमरजेंसी का रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू? क्या नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है? यस और नो? न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है?
टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर, यानी न्यायालय की वह शक्ति जिसमें न्यायालय ये चेक करता है कि कोई भी आदेश या कोई भी कानून संविधान के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में नहीं है। जब न्यायालय ये चेक करता है तो उसे हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं, यानी उसे हम न्यायिक समीक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो मेरे भाइयों, जुडिशियल रिव्यू 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा जी ने ये लिखवा दिया था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस बात को फिर से ठीक किया गया कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आज अगर हम देखें, अगर आप आज आपसे कहा जाए कि क्या 352 का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्या 352 की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, कि न्यायालय चेक कर सकता है कि संविधान के पक्ष में है या नहीं है, तो डेफिनेटली चेक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भीम दीवानी कह रहे हैं क्या किसी कथावाचक को क्या देना? ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन चल रहा है, उस पर ध्यान दो भाई। ऊट पटांग सवाल काहे पूछ रहे हो? जब उसका संदर्भ आएगा तो देखेंगे। हाँ, जब उस बात का संदर्भ आएगा तो देखेंगे। ऐसे में जो है क्या कहते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी तो फिर टॉपिक कैसे खत्म होगा? तो मेरे भाइयों कृपया ध्यान दें इधर, न कि जो है टिप्पणियों पर, न कि कोई ऐसी टिप्पणी करें कि जिससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो। संवैधानिक रूप से वही सही है जो संविधान अनुसार है। अगर कोई बात संविधान अनुसार नहीं है तो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसीजर है, उसके लिए न्यायालय जाया जा सकता है, उसके लिए आप एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इलीगल होगी तो देखो, भारत देश में रूल ऑफ बाबा नहीं है, रूल ऑफ कथावाचक नहीं है, रूल ऑफ मोदी नहीं है, रूल ऑफ राष्ट्रपति नहीं है ना, रूल ऑफ मैडम नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। एंड रूल ऑफ लॉ इज डीलिंग दैट कि नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है ना, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे आलिया भट्ट है, चाहे सलमान खान है। क्लियर बात ना? तो इस बात को ध्यान दीजिए। खैर, जो आप संदर्भ बता रहे हैं उसके बारे में मैंने अभी पढ़ा नहीं है तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। आगे आते हैं भाई। तो ये था आपका नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ सवाल कर लें, फिर हम अगले आपातकाल पर आए जिसे आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो देखो, अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधारों पर की जा सकती है। ऑन व्हाट ग्राउंड नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड? बताओ भाई, कौन से आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? यहाँ पर क्या क्या लिखा है? युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। तो जिन लोगों ने क्लास को ध्यान से सुना होगा वो फट से आंसर करेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं सुना होगा वो अभी भी गलत करेंगे, और फिर उनको इस बात का एहसास होगा कि हमें अच्छे सुनना चाहिए था। फिर वो अगली वाली जब आपातकाल आएगा तब वहां ध्यान से सुनेंगे, फिर वो पानी वानी पीक बैठेंगे फिर। सभी तो बाह्य युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जब होगा तब इसे क्या कहेंगे? बाह्य आपातकाल कहते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, दो बार लगी है आपकी, 62 में और कब, 71 में। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द पहले था क्या? नहीं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो ये तीनों आधार हैं, इन तीनों आधारों पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है। तो डी क्या हो जाएगा इसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्या कह रहा है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर स्टेटमेंट रिलेटेड टू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया, यानी 44वें से हटाया गया। कहने का अर्थ ये है, इसके आधार पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, आर्म्ड रिबेलियन वाज एडेड इंस्टेड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यदि आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यदि आप मूल संविधान की बात करें, तो मूल संविधान में मेरे भाई आंतरिक अशांति शब्द था, और इसी आंतरिक अशांति शब्द का मिसयूज करते हुए इंदिरा गांधी ने 1975 में, इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया था। ठीक है, बाद में इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर यहां लिया गया आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब हथियारों के साथ विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। हाँ, भारत के भीतर यदि हथियारों के साथ विद्रोह होता है तब लगाया जाएगा। और कौन से संशोधन के द्वारा इसे रिप्लेस किया गया?
44th अमेंडमेंट के द्वारा। तो दो का दोनों इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड। दूसरा, राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। बताएं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान लिखा हुआ है कि टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है, यानी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। तो इसमें दोनों सही होगा। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जी हाँ, एक बार में 1 साल तक, फिर एक एक करके इसे अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष संसद की अनुमति चाहिए। ठीक है। हाँ, एक बात और समझिएगा कि अगर नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई तो बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा का नहीं होगा, तो ये भी सही होगा। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हाँ, आर्टिकल 250 इस बात को डील कर रहा है कि 352 के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो दो का दोनों क्या हो जाएगा इसमें, दो का दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपका इसी से संबंधित है, 352 से ही रिलेटेड लिखा हुआ है। 352 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। दिस रिलेट्स टू ए नेशनल इमरजेंसी। इसकी घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो पहला वाला तो सही है कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। दूसरा कह रहा है इसकी घोषणा के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स डिक्लेरेशन। उद्घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। बताइए, सेकंड स्टेटमेंट सही है गलत है, ये बताओ। सेकंड स्टेटमेंट, यहां पर एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूं, फॉर प्रोक्लेमनेशन, यानी उद्घोषणा के लिए। तो देखो, उद्घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, चलने के लिए बाद में। उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है कैबिनेट की लिखित सलाह पर। उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा कैबिनेट की लिखित सलाह पर, लेकिन उसे बने रहने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए संसद की सहमति की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऑर्डर करने के लिए नहीं है, लेकिन कंटिन्यू होने के लिए संसद की सहमति की जरूरत है। और संसद में 1 महीने में पारित होना होता है, नहीं इमरजेंसी लैप्स हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलो। कुछ लोग अभी भी बता रहे हैं डी ए, सॉरी डी और सी। तो भाई इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तभी ऊट पटांग आंसर कर रहे हैं। अगर ध्यान दे रहे होते तो कभी ना करते। तो अगर आप यादों में खोए हैं तो थोड़ा सा यादों से बाहर निकलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, याद आना जरूरी है, याद आनी भी चाहिए। अगर आप मानव हैं तो याद आनी चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए तो यादों से बाहर ही आ सकते हैं ना। कुछ समय के लिए यादों से बाहर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने कम समय के लिए अगर आप यादों से बाहर आ जाएंगे तो ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। तो आपातकाल की घोषणा के बाद, आफ्टर प्रोक्लेमेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यह 1 महीने तक वैध रहती है। यानी प्रोक्लेम होने के बाद 1 महीने तक वैध रहती है, जब तक संसद स्वीकृति न दे। पहला लिखा हुआ है, इट रिमेन्स वैलिड फॉर 1 मंथ अनलेस पार्लियामेंट अप्रूव्स इट। संसद इसे साधारण बहुमत से अनुमोदित करती है, यानी सिंपल मेजोरिटी से अनुमोदित करती है। तो भाई कितने महीने में पारित होना है, 1 महीने में पास होना होता है, 1 महीने में। ठीक, और अगर 1 महीने में ये पारित हो गई, 1 महीने में पारित हो गई, तो एक बार में 6 महीने, फिर छः 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 करके इसे अनलिमिटेड टाइम तक, यानी अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये पहला सही लिखा हुआ है। दूसरा, इसे सिंपल मेजोरिटी से अनुमोदित करती है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी ये लिखा हुआ था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में सिंपल मेजोरिटी लिखा हुआ था, लेकिन अभी इसमें सिंपल मेजोरिटी नहीं है। अभी क्या है, अभी है स्पेशल मेजोरिटी, यानी विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है भाई? तो देखो समझिएगा जरा सा, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका आधे से एक अधिक, उपस्थित और मतदान करने वालों का जो आधे से एक अधिक होता है उसे हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, सामान्य बहुमत कहते हैं। स्पेशल मेजोरिटी जो यहाँ प्रयोग होती है वो है प्रेजेंट एंड वोटेड, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3
और ये संख्या टोटल बाई 2 + 1 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, और ये संख्या इसके यानी कुल के आधे से एक अधिक से कम नहीं होनी चाहिए। ये स्पेशल मेजोरिटी का टाइप है, ये विशेष बहुमत का टाइप है इमरजेंसी को पारित होने के लिए, यानी आपातकाल को पारित होने के लिए। तो आई होप आपने सवाल भी समझे होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इमरजेंसी पर, और अगला जो अपना आपातकाल है वो है आपका संवैधानिक आपातकाल, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। टेक्निकली कुछ लोग इसे स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं, तकनीकी रूप से देखा जाए तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्यवहार में लोग बोलते हैं। ठीक। तो संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, ये कहाँ लगता है? ये राज्यों में लगता है, यानी स्टेट में लगता है। और किसी भी राज्य में कब लगेगा, क्या कारण होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, संवैधानिक आपातकाल लगने का जो कारण होता है वो ये होता है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स, यानी जब संविधान क्या हो जाए? संविधान फेल हो जाए। अब संविधान फेल हो जाए तो इसके ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं। किसी भी राज्य में संविधान फेल होने के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। अरे भाई, अगर मान लो कि अभी बाबा की सरकार है ना, अभी बाबा की सरकार ऐसे मनमानी निर्णय ले लेके बोले 150 लोगों को काट डालो जाओ। हाँ, उत्तर प्रदेश के चारों तरफ चलो बाउंड्री बनाओ, उत्तर प्रदेश अपना अलग देश होगा। हाँ, प्रधानमंत्री आए, पता चला उनको अरेस्ट कर ले। तो ऐसे अगर डिसीजन होने लगे तो संविधान फेल ही तो हो रहा है। तो ऐसा अगर होगा तो इस बात की रिपोर्ट राज्यपाल राज्यपाल राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। और राज्यपाल न सिर्फ स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बल्कि वह सेंटर का एजेंट भी है। उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, इस बात पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। अपनी सुंदर आंखों से जो है राज्यपाल इस बात को देखता रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वे में चल रही है कि नहीं। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वे में नहीं चल रही है तो फिर उसको एक राइट मिला हुआ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है चुंगली करने का, है ना, संवैधानिक विवेक है चुंगली करने का। और राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेज के चुंगली करता है, यानी राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज के बताता है कि भैया यहाँ संविधानवा के अनुसार नहीं चल रहा है सब कुछ। समझ रहे हैं? तो मेरे भाई, राज्यपाल तो वही एकमात्र कारण होता है संविधान फेल होना। लेकिन संविधान फेल होना, जो दो ग्राउंड्स आप रटते हैं वो दोनों ग्राउंड ये हैं जो कि संविधान फेल होने के ही आधार हैं। पहला, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, यानी राज्यपाल ये रिपोर्ट दे। क्या रिपोर्ट देता है राज्यपाल? राज्यपाल यही रिपोर्ट देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अब राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर इसमें ढेर सारे रीजन हो सकते हैं। यदि सरकार मनमानी करे तो वो भी कारण हो सकता है। सरकार ऐसे निर्णय ले जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वो भी कारण हो सकता है। अच्छा, सबसे बड़ा कारण जो प्रेसिडेंट रूल का नजर आता है आपको, जो आपके मन में चल रहा होगा, वो मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो इसी कारण से लगता है। एक कारण है कि आप जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में मेरे भाइयों, पार्लियामेंट्री सिस्टम में यानी संसदीय प्रणाली में डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी चलता है। संसदीय प्रणाली में डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी चलता है। दैट मीन्स कि संसदीय प्रणाली में बहुमत का सिद्धांत चलता है। कैसा सिद्धांत? बहुमत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी। और डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी ये कहता है कि इफ़ यू विल एंजॉय द मेजॉरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजॉरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। किसी भी राज्य में सरकार उसकी होती है जिसका बहुमत होता है, चाहे वो एक पार्टी हो, चाहे वो गठबंधन हो। ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी, जैसे यूपी की बात की जाए तो यूपी में 403 सीटों पर चुनाव होता है। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधानसभा के चुनाव से सरकार बनती है। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी है आलिया भट्ट की, एक पार्टी है सलमान खान की, एक पार्टी है विपुल त्रिपाठी की, एक पार्टी है राहुल की, एक पार्टी है अखिलेश बाबू की। ठीक है, ये इतनी पार्टियां हैं मान लो। अब 403 सीटों पर ये भी चुनाव लड़े, ये भी चुनाव लड़े, ये भी चुनाव लड़े, ये भी चुनाव लड़े, ये भी चुनाव लड़े। आलिया भट्ट को मान लो मिल गई कितनी सीटें? 150 सीट। सलमान खान को 50 सीट, विपुल त्रिपाठी को 0 सीट, इसी लायक हैं ये। ठीक है, राहुल गांधी को मान लो मिल गई 100 सीट, अखिलेश यादव को मिल गई 50 सीट, बाकी ओटकटवा वोट काट ले गए, छोटी छोटी पार्टियां, अलग अलग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सब सीट उड़ा ले गए। बताओ किसकी सरकार बनेगी?
किसी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि किसी को बहुमत नहीं मिला। सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? 403/2+1। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में होता क्या है कि राज्यपाल ये प्रयास करता है कि लोग मिलजुल के सरकार बना लें। जैसे ये और ये मिल जाए, मान लो, तो मेजोरिटी हो जाएगी, बहुमत आ जाएगा, तब सरकार बन जाएगी। तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता, फिर भी नहीं अगर हो पाता, तो ऐसे में मेरे भाई राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा कि भैया यहाँ बहुमत बहुमत हासिल नहीं हो पा रहा है, किसी के बस की बात नहीं है, सब किसी लायक नहीं निकले हैं, राष्ट्रपति शासन लगाइए, फिर से चुनाव कराइए। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। दूसरा, मान लो बीच में सरकार अपना बहुमत खो दे। अभी यूपी में योगी बाबा की सरकार क्यों है? हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि उनके पास मेजोरिटी। जैसे मान लो कि अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग, 90% लोग रिजाइन कर दें, 90% लोग रिजाइन कर दें, रिजाइन करके सिंगापुर चले जाएं, बोले हमें वहां जाना है, दूसरी शादी करनी, हम जा रहे हैं, अब हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। तो ऐसे में बहुमत चला जाएगा ना, सरकार गिर जाएगी ना। सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन। तो सबसे बड़ी स्थिति जो बनती है, मेजोरिटी लैप्स की बनती है। यानी राज्यों में जब बहुमत, क्योंकि सरकार चलने के लिए बहुमत चाहिए, तो मेजोरिटी लैप्स की स्थिति में, यानी बहुमत खोने की स्थिति में, राज्यपाल ये रिपोर्ट देता है। तो यानी राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राज्यपाल किस बात की रिपोर्ट देता है? कॉन्स्टिट्यूशन फेल होने की। कॉन्स्टिट्यूशन फेल होने के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मेजोरिटी लैप्स हो सकता है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सरकार का मनमानी निर्णय हो सकता है। ठीक है। दूसरा कारण है 365। तो आर्टिकल 365, एक बात ध्यान रखिएगा, 365 356 नहीं है। राष्ट्रपति शासन 356 के आधार पर लगता है। राष्ट्रपति शासन को लगाने का जो आधार है वो 356 में है। 365 क्या है? 365 एक ग्राउंड है, 365 एक आधार है, जिससे 356 लगता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 365 है क्या? जैसे 356 लगने के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट एक आधार है, वैसे 356 लगने के लिए 365 भी एक आधार है। 365 क्या आधार है भैया? 365 ये कह रहा है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, फिर से सुनिएगा, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, यानी सेंटर स्टेट के इंस्ट्रक्शंस को मानने में क्या हो जाए? विफल हो जाए। माफ कीजिएगा भाई, उल्टा निकल गया। यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में क्या हो जाए? विफल हो जाए, तो ऐसे में इस बात का आधार बनेगा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फिर से सुनिए, यदि स्टेट सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में विफल हो जाए, या ना फॉलो करे, या डिनाय करे, तो दिस इज द ग्राउंड, ये आधार बनेगा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यही बात मेंशन है 365 में। तो इन दो आधारों पर राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। ठीक है। अब उद्घोषणा कौन करेगा भाई? प्रोक्लेम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। यहाँ कैबिनेट की लिखित सलाह जैसा कुछ भी नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है। ठीक है। और क्या इसके लिए भी संसद की सहमति की जरूरत है? क्या इसके लिए भी संसद की सहमति की जरूरत होती है? तो भाई प्रक्रिया यही है कि इसके लिए भी संसद की सहमति की जरूरत है कि इसे संसद में 2 महीने में पारित होना होगा। ठीक है। विद इन 2 मंथ, 2 महीने में पार्लियामेंट में पास होना होगा, पारित होना होगा। ठीक है। और 2 महीने में पारित होना होगा कौन से बहुमत से भैया? सिंपल मेजोरिटी। यहाँ स्पेशल मेजोरिटी का सीन नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है? यहाँ सिंपल मेजोरिटी है। 2 महीने में, विद इन 2 मंथ, 2 महीने में संसद में सिंपल मेजोरिटी से पारित होना होगा। और एक बार यदि पारित हो गया, ठीक है, एक बार यदि पारित हो गया, एक बार यदि पास हो गया, तो ये कितने दिन तक चलेगा भैया? 6 महीने तक चलेगा, 6 मंथ, यानी एक बार में 6 महीने तक चलेगा।
तो राष्ट्रपति शासन को एक बार में कितने दिन तक लगाया जा सकता है? 6 महीने तक। छः 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 करके क्या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या 6 महीने बाद फिर से पार्लियामेंट की परमिशन लेकर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है क्या भाई? जी हाँ, फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो 6 6 करके इसे अधिकतम कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 ईयर तक, यानी अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ से सवाल बना कि राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो मेरे भाइयों, अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, यानी अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, एक बार में 6 महीने तक लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक बात और, लेकिन एक बात, यहां एक कॉन्सेप्ट और समझना है। अगर 1 ईयर से ज्यादा बढ़ाना है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि एक बार में कितने दिन तक चलेगा भाई? एक बार में 6 महीने तक चलेगा, फिर छः छः करके अनिश्चित काल तक नहीं बल्कि 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 3 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझनी है कि 1 साल से यदि ज़्यादा बढ़ाना है, 1 ईयर से ज़्यादा बढ़ाना है, यानी 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक, 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना है, तो दो में से किसी एक शर्त का होना जरूरी होता है। या तो उस राज्य में 352 लगा हो, यानी या तो उस राज्य में 352 लगा हो, या इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। फिर से सुनिएगा, एक बार फिर से बताता हूं। राष्ट्रपति शासन को 2 महीने के भीतर सदन में पारित होना होगा। 2 महीने के भीतर सदन में पारित होना होगा। कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। और अगर सिंपल मेजोरिटी से विद इन 2 मंथ में ये पारित हो गया, देन एक बार में 6 महीने तक चलेगा। छः 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 करके इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि इसे 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है, यदि इसे 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है, तो दो में से किसी एक शर्त का होना जरूरी है। या तो उस राज्य में क्या लगा हो, या तो उस राज्य में 352 लगा हो, या इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। ठीक है। तभी आप 1 साल से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो ये आप समझ गए। दूसरी बात, कभी भी जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो एक बात समझिएगा जरा सा, कि भाई उस राज्य की सरकार सबसे पहले भंग हो जाती है। विधानसभा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिए। राज्य की सरकार भंग हो जाती है, यानी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। यानी ये जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद गयो, मंत्रिपरिषद गयो, यानी राज्य की सरकार क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। राज्य की सरकार क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। क्लियर है? अब राज्य की सरकार भंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा पावर किसके पास चली गई? केंद्र के पास चली गई, यानी पावर सेंट्रलाइज हो गई। तो शक्ति क्या हो जाती है भैया? शक्ति केंद्रीकृत हो जाती है, यानी पूरी की पूरी पावर सेंट्रलाइज हो जाती है। तो शासन कौन करेगा? सवाल ये है कि अगर राज्य की सरकार भंग हो गई, स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, शक्ति केंद्रीकृत हो जाएगी, व्यवस्था क्या हो जाएगी? यूनिटरी हो जाएगी, तो सवाल ये है कि शासन कौन करेगा, रूल कौन करेगा? तो देखो, सामान्य स्थिति में, अब यहां समझना जरा, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। इन जनरल सिचुएशन, इन जनरल सिचुएशन यानी सामान्य स्थिति में यदि आप देखेंगे तो राज्य का शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। किसके नाम पर चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगा हो, तब राज्य का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम पर चलाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जनरल सिचुएशन में राज्य का शासन गवर्नर के नाम पर, किसकी सलाह पर? सीएम, मुख्यमंत्री की सलाह पर। प्रेसिडेंट रूल की सिचुएशन में राष्ट्रपति के नाम पर गवर्नर ही शासन करेगा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की सलाह पर, यानी मुख्य सचिव की सहायता। यानी यदि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो केंद्र द्वारा नियुक्त कोई एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर राष्ट्रपति के नाम पे शासन करेगा, प्रेसिडेंट के नाम पे गवर्न करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ सेक्रेटरी। किसकी एडवाइस पर? चीफ सेक्रेटरी, यानी मुख्य सचिव की सलाह पर। ठीक है। तो यहां वही बात मेंशन है कि राज्य मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्य का शासन, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसॉल्व्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट
राज्य का शासन गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है चीफ सेक्रेटरी की सलाह पर, या किसी प्रशासक द्वारा चलाया जाता है चीफ सेक्रेटरी की सलाह पर। ठीक है। अब अगली बात, क्या विधानसभा भंग होती है? सवाल यह है कि क्या विधानसभा भंग होती है? तो इसके पीछे की कहानी जरा समझिए, इसके पीछे की क्या कहानी है वो जानने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली होता क्या था कि 356 की यदि आप बात करेंगे तो आर्टिकल 356 को, अनुच्छेद 356 को बाबा साहब ने डेड रिसॉर्ट कहा। डेड रिसॉर्ट का मतलब है मृत पत्र कहा। मृत पत्र का मतलब ये होता है कि मरा हुआ आर्टिकल रहेगा, यानी इसका प्रयोग बहुत कम होगा, बहुत विषम परिस्थिति हो जाएगी तब इसका प्रयोग करेंगे। ये हाल, ये बोला डॉक्टर अंबेडकर ने। लेकिन क्या बताएं आपको कि वहां से बैठ के डॉक्टर अंबेडकर भी सोच रहे होंगे कि हम कह के इसको मरा हुआ आर्टिकल गए और ये सब लोग इसी आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर भी सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई हुआ यूं कि पहले जब कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी, केंद्र राज्य दोनों जगह, तब कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार आने शुरू हुई तो उसके बाद इसका बड़ा मनमाना पूर्ण प्रयोग किया गया। केंद्र में बैठी हुई गवर्नमेंट ने राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया फर्जी, बोला संविधान फेल हो गया है। जहां जहां पता चला कांग्रेस ने क्या किया था कि जहां जहां नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। चलो ठीक है, ये तो समझ में आया। फिर उसके बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने भी यही किया, जहां जहां कांग्रेस थी वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यानी सेंटर गवर्नमेंट ने बड़ा मिसयूज किया इसका, बड़ा मिसयूज किया। एक बार हद तो तब हो गई कि जब यहाँ मस्जिद मंदिर संबंधी मामला चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उस दौरान कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एसआर बम्बई, वो गए सुप्रीम कोर्ट, और वही केस है एसआर बम्बई केस 1994, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संघवाद संविधान का मूल ढांचा है। बेवजह आप व्यवस्था एकात्मक नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन का मिसयूज नहीं कर सकते हैं। एसआर बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरा सा भी हमको लगा कि प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज हुआ है तो मैं पूरी सरकार को रीस्टोर कर दूंगा। एक्चुअली ये लोग करते क्या थे कि ये लोग राष्ट्रपति शासन लगाते थे, उसके बाद विधानसभा भंग कर देते थे। अब विधानसभा भंग कर देते थे तो जाहिर सी बात है कि अगर विधानसभा भंग कर दिए तो फिर से चुनाव होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ना। विधान इसीलिए एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा राष्ट्रपति शासन के दौरान डिसॉल्व हो सकती है। विधानसभा राष्ट्रपति शासन के दौरान डिसॉल्व हो सकती है, बट आफ्टर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति की सहमति के बाद। माफ कीजिएगा, संसद की सहमति के बाद, संसद से अप्रूव हो जाए तभी, अन्यथा नहीं। अब यहां समझिए जरा सा, क्या राज्य की विधानसभा तुरंत, अब देखो मेरे सवाल का जवाब दो, राष्ट्रपति शासन लगते ही क्या विधानसभा भंग हो जाएगी? बोलो नहीं, कमेंट सेक्शन में बोलो नहीं। क्या राष्ट्रपति शासन लगते ही विधानसभा भंग हो जाएगी? नहीं। प्रेसिडेंट रूल लगते ही विधानसभा भंग नहीं होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य की विधानसभा यानी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो सकती है? दूसरा सवाल, क्या भंग हो सकती है? हाँ, भंग हो सकती है, लेकिन तुरंत नहीं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद, यानी संसदीय अनुमति के बाद। तो राज्य विधानसभा भंग हो सकती है लेकिन संसद से पारित होने के बाद। प्रेसिडेंट रूल के दौरान क्या मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है? जी नहीं, मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपने ये बात 352 में भी पढ़ी थी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आपने ये पढ़ा कि संसद यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये बात आपने 356 में भी पढ़ा कि संसद यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर यानी राज्य सूची के विषय पर लॉ बना सकती है। संसद स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर यानी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये बात आपने पढ़ा। ठीक है, यहां भी यही चीज है। तो राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपने देखा। राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ बातें हैं जिसको आप समझिए। ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन को बाबा साहब ने यानी डॉक्टर अंबेडकर ने मृत पत्र कहा। मृत पत्र कहा यानी इसे डेड रिसॉर्ट कहा, ये पूछा जाता है सवाल आपके यहाँ। सरकारिया आयोग का नाम आपने सुना होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित आयोग था।
सरकारीय आयोग ने यह कहा कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति शासन का मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर किया जाना चाहिए। क्योंकि जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है, पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, राज्य की सरकार भंग हो जाती है, केंद्र ही राज्य में शासन कर रहा होता है, राष्ट्रपति के नाम पर ही शासन किया जाता है, व्यवस्था पूरी तरीके से एकात्मक हो जाती है, व्यवस्था पूरी तरीके से यूनिटरी हो जाती है। तो इसीलिए सरकारी आयोग ने कहा कि केंद्र राज्य संबंध इससे गड़बड़ाते हैं, इससे केंद्र राज्य के मध्य तनाव पैदा होता है, टेंशन क्रिएट होता है, इसलिए राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाम्बियार साहब ने इसे संविधान के साथ धोखा बताया। इसको क्रिटिसाइज करते हुए नाम्बियार साहब ने कहा कि यह संविधान के साथ धोखा है, क्योंकि इस तरह के प्रावधान फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, इस तरह का प्रावधान संघीय व्यवस्था को तोड़ते हैं, इसलिए उन्होंने धोखा कहा। एसआर मुंबई केस 1994 में राष्ट्रपति शासन को लेकर गाइडलाइन जारी हुई। जी हाँ, एसआर मुंबई केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मिसयूज हुआ है तो मैं सरकार रीस्टोर कर दूंगा, मैं विधानसभा भी रीस्टोर कर दूंगा। और राष्ट्रपति शासन को लेकर प्रॉपर गाइडलाइन जारी की, उसके बाद से इसका मिसयूज कम हुआ, उसके बाद से इसका दुरुपयोग कम हुआ। तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्या? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो 352 में आपने क्या पढ़ा था? नेशनल इमरजेंसी में आपने ये पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी का जेआर हो सकता है। ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्लियर हो गया। लेकिन 38 अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा जी ने लिखवा दिया था जेआर नहीं होगा। सेम यही 356 में भी होगा। 356 का भी जेआर हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन 38वें संविधान संशोधन के द्वारा लिखवा दिया गया था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। वही बात यहां पर मेंशन है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये क्लियर हो गया कि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान थे वो मैंने आपको बताए। अब यहाँ एक बात और समझिएगा, सवाल कर लेते हैं, राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड लिखा हुआ है राष्ट्रपति शासन केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही लगाया जाता है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। तीसरा लिखा हुआ है राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है, यानी प्रेसिडेंट रूल कैन रिमेन फोर्स फॉर मैक्सिमम 6 मंथ। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा एकदम सही है, ये आपको बताना है। बताइए। फर्स्ट एंड सेकंड सही है। अरे वाह, बहुत अच्छे। अधिकतम कितने साल तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम तो 3 साल है ना। यहाँ देख लो, कजरौटा कॉन्सेप्ट भूल गए। कहीं भी सवाल में क्या लिखा हो, कहीं भी सवाल में केवल लिखा हो, ऑलवेज लिखा हो, सिटीजन लिखा हो, पीपल लिखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो, तो वहाँ कजरौटा कॉन्सेप्ट लगाया करो। वहाँ सवाल में जाल होने की संभावना होती है, यानी स्टेटमेंट में ट्रैप होने की संभावना होती है, ट्रैप होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कजरोटा कॉन्सेप्ट का मतलब है ध्यान से पढ़ना चाहिए उसको। तो लिखा है राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, सही है। अच्छा, केवल राज्यपाल की सिफारिश पर? अगर राज्यपाल सिफारिश ना भी करे तो देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति है कि नहीं? अगर राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? डेफिनेटली लगाया जा सकता है। और अगर स्टेट सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में विफल हो जाए तब भी तो ये आधार बनेगा। अगर राज्य केंद्र के निर्देशों को फॉलो करने में विफल हो जाए, तो केंद्र ने कोई निर्देश दिया और राज्य ने फॉलो नहीं किया, तो केंद्र को तो पता है ना कि राज्य ने नहीं फॉलो किया, तो उसमें गवर्नर की रिपोर्ट की क्या जरूरत? तो ऐसे में भी तो लगाया जा सकता है। यस, डेफिनेटली लगाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट केवल लिखने की वजह से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, केवल लिखने की वजह से। बाकी राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है, ये ठीक है, लेकिन पर ही ओनली लिखने की वजह से गड़बड़ा गया मामला। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 माह तक लागू हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। अधिकतम 3 साल तक, एक बार में 6 महीने तक टिंग 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 करके इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम, तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा आपका ओनली वन।
ठीक है, केवल एक। इसीलिए पढ़ाते समय ध्यान से सुना करिए। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल राज्य विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास चली जाती है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। तीसरा लिखा है उच्च न्यायालयों की शक्तियों पर रोक लग जाती है। पावर ऑफ हाई कोर्ट और सस्पेंडेड। प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है यानी राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, बताइए। तो यहां क्या लिखा है कि राज्य विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है। सकता है लिखा है तो सही होगा। लेकिन राज्य विधानसभा तभी निलंबित की जा सकती है जब संसद की अनुमति मिल जाए। राज्य विधानसभा तभी राज्य विधानसभा को तभी डिसॉल्व किया जा सकता है जब पार्लियामेंट अप्रूव हो जाए। विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये किया जा सकता है, सही है। एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास, जी हाँ, राज्य की सरकार भंग हो जाती है। राज्य में शासन प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है। गवर्नर शासन करता है चीफ सेक्रेटरी की सलाह पर। हाई कोर्ट की शक्ति सस्पेंड होती है क्या? नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अभी अब अगला आपातकाल कौन सा है भाई अपना? ये था प्रेसिडेंट रूल। अब एक और बचा, कौन सा बचा? फाइनेंशियल बचा ना, तो फाइनेंशियल कर लिया जाए, वित्तीय आपातकाल भी कर लिया जाए ना। चलिए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल जो कि आज तक नहीं लगा है, और भगवान न करे कि कभी भारत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, कभी भारत देश में वित्तीय आपातकाल लगे। अच्छा, आप लोगों से एक अनुरोध है, क्लास के लास्ट में जब कमेंट सेक्शन ओपन हो जाए तो उसमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो उससे एक ऊर्जा मिलती है, उससे इंस्पिरेशन मिलता है। मेरे भाई, एक शिक्षक की ऊर्जा उसके छात्र ही होते हैं। आप ही हमारी ऊर्जा हैं, आप ही हमारे इंस्पिरेशन हैं। आप सिलेक्ट होते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है। तो ज़रूर लिखिएगा। दूसरी बात, इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिएगा। ये सबके लिए है जितने लोग हैं, श्रद्धा अनुसार, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ज़रूर शेयर करिएगा। अभी जब क्लास ख़त्म हो जाए तो क्लास के बाद धड़ा धड़ शेयर करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा रिश्तेदार को नहीं भेजना है। ऐसे लोगों को भेजना है जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को भेजना है। सारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, इंस्टा स्टोरी भर दीजिएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं हाँ देखिए कैसे प्रमोशन चल रहा है, तो हाँ भाई चल रहा है, इस बात को तो ऐसे ही मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ। क्योंकि नंबर जब बढ़ता है, आप लोगों की संख्या बढ़ती है, तो इससे भी एक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, खैर, तो आते हैं इधर। फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आज तक हमारे भारत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल का जो आधार होता है, यानी वित्तीय आपातकाल लगने का जो आधार होता है, वो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और भारत की साख को खतरा हो जाए, यानी वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वित्तीय असंतुलन की स्थिति को अगर आप व्यवहारिक भाषा में समझना चाहें तो अर्थव्यवस्था का नुकसान, यानी इकोनॉमी चरमर चरमर करने लगे, अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, है ना, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, इकोनॉमी चरमर चरमर करने लगे, तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या भारत की साख को खतरा हो जाए, क्रेडिट को खतरा, आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता है, आपकी साख को खतरा होता है, आपको किसी को पैसा लेके नहीं देते हैं तो फिर दोबारा वो नहीं देता है ना। ऐसे में आप जो है किसी से उधार मांगते हैं तो आपको नहीं देता है। आपको बैंक क्रेडिट कार्ड तभी देती है जब आप उसे भरने योग्य होते हैं, ऐसे थोड़ी ना दे देती है। तो वैसे ही एक देश की भी क्रेडिट होती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको कोई लोन नहीं देना चाहता, लेकिन भारत की क्रेडिट अच्छी है। तो मान लो क्रेडिट को खतरा हो जाए, वित्तीय असंतुलन की स्थिति, वित्तीय असंतुलन का कोई एक एग्जाम्पल, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं? उच्च मुद्रास्फीति। जैसे आपको एक जूता खरीदने के लिए एक झोला भर के पैसा लेके जाना पड़े। जैसे कुछ दिन पहले आपने वेनेजुएला में सुना होगा कि 20,000 रुपया लीटर दूध मात्र, है ना, जूता सिलवाई 10,000 रुपया। तो जब पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भगवान न करे कि ऐसी स्थिति आए। एक बार हमारे भारत देश में वित्तीय आपातकाल
लगने के आसार उत्पन्न हुए थे वो था 1991, लेकिन लगा नहीं। ठीक है, तो वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए या भारत के साख को क्या हो जाए, साख को खतरा उत्पन्न हो जाए, क्रेडिट को थ्रेट उत्पन्न हो जाए, वित्तीय असंतुलन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वित्तीय संतुलन को खतरा उत्पन्न हो जाए, तब राष्ट्रीय आपातकाल को प्रोक्लेम किया जा सकता है, यानी माफ कीजिएगा, वित्तीय आपातकाल को प्रोक्लेम किया जा सकता है, मुंह से निकल गया था राष्ट्रीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। एक बात यहां समझना है कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा कौन करेगा, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रोक्लेम किया जाएगा। अब राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रोक्लेम किया जाता है। किसकी सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रोक्लेमेशन होगा। ठीक, अब जब राष्ट्र वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो क्या उसे भी संसद की परमिशन की जरूरत है, क्या इसे भी संसदीय अनुमति की जरूरत होती है, तो जी हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी संसदीय अनुमति की जरूरत होती है। और कितने दिन में भैया संसदीय अनुमति चाहिए क्या, और एक बार में कितने दिन तक लगेगा, तो इसके लिए भी संसदीय अनुमति की जरूरत है, और इसे 2 महीने के भीतर पारित होना है संसद में। कितने महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर संसद में पारित होना है, और 2 महीने के भीतर संसद में पारित होना है सामान्य बहुमत से, यानी सिंपल मेजोरिटी से पारित होना है, सामान्य बहुमत से पारित होना है। और अगर पारित हो गया तो एक बार यदि पारित हो गया तो अनिश्चित काल तक चलेगा, यानी अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा। इसे प्रत्येक 6 महीने में अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वित्तीय आपातकाल के लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए प्रत्येक 6 महीने में अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, एक बात और समझिएगा, जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, फाइनेंशियल पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, वित्तीय शक्तियां केंद्रीकृत होती हैं। किसी भी वित्तीय मामले में केंद्र राज्य को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, किसी भी वित्तीय मामले में केंद्र राज्य को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। साथ ही साथ यदि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान न करे कभी लगे, पैसवा चला जाएगा आपका भाई, आप अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। आप चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, आपके सैलरी एंड अलाउंसेस में, आपके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 ऐसे पद हैं जिनके वेतन भत्तों में वित्तीय आपातकाल के दौरान भी कटौती नहीं की जा सकती है, वो हैं आपके क्या, गवर्नर। राष्ट्रपति और राज्यपाल 2 ऐसे पद हैं जिनके वेतन भत्ते में फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान भी कटौती नहीं की जा सकती, यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान भी कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्या इसका जेआर हो सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या जेआर हो सकता है, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जी हाँ, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 38वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने ये लिखवा दिया था कि नहीं होगी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये स्पष्ट हो गया कि हो सकती है। अब तीनों का एक कंपेयर करते हुए कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। तो ये था आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कंपेयर करके कुछ फैक्ट ले लीजिए। 352 है आपका, ये आपका है 356, ये आपका है 360। ठीक है, इसको प्रोक्लेम कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है ना, वो घोषणा कौन कर रहा है, घोषणा प्रेसिडेंट कर रहा है। वापस कौन ले रहा है, वापस भी प्रेसिडेंट ले रहा है। ठीक है, इसको भी घोषणा कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। अगर वापस लेना है तो वापस कौन लेगा, प्रेसिडेंट। इसकी भी घोषणा कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। वापस कौन ले रहा है, वापस ले रहा है प्रेसिडेंट। ठीक है, हाँ, एक बात जरूर है कि 352 को वापस लेने के लिए एक बात और है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य अपने यहाँ प्रस्ताव लाएं और पारित कर दें सामान्य बहुमत से, तो वापस लिया जा सकता है। एक चीज और यहाँ समझिए कि 352 को कितने महीने में संसद में पारित होना है, 1 महीने में, फिर टिंगलिंग टिंगलिंग 6 मंथ, फिर टिंगलिंग टिंगलिंग अनलिमिटेड, यानी प्रत्येक 6 महीने में संसद की अनुमति लेकर इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। और कितने महीने में पारित होना है, 1 महीने में। कौन से बहुमत से पारित होना है, स्पेशल मेजोरिटी से संसद में पारित होना है, विशेष बहुमत से। अच्छा, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन को 2 महीने में पारित होना है, एक बार में 6 महीने तक चलेगा, छः 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 करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
यानी राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और एक बार में 6 महीने तक। और 2 महीने में पारित होना है कौन से मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से, यानी सामान्य बहुमत से। 360 2 महीने में संसद में पारित होना है कौन से बहुमत से? सिंपल मेजोरिटी से, यानी सामान्य बहुमत से। और एक बार यदि लग गया तो अनिश्चित काल तक इसे लगाया जा सकता है। इसे बार बार प्रत्येक 6 महीने में इसे पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक 6 महीने में दोबारा अनुमति लेने की कोई आवश्यकता इसके लिए नहीं है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं भाई। देखिए, लिखा हुआ है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 से संबंधित कथन बताइए। अब तक भारत देश में इसे लागू नहीं किया गया है। इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है, अभी तक भारत देश में इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। दूसरा कह रहा है कि इसमें राष्ट्रपति राज्यों के खर्चों पर निर्देश दे सकता है। अंडर दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्टिव्स रिगार्डिंग द स्टेट एक्सपेंडिचर। तो कौन सा सही है ये बताना है। सवाल वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आप जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो। आज तक हमारे भारत देश में कभी नहीं लगा है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें राष्ट्रपति क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन जारी कर सकता है? बिल्कुल जारी कर सकता है राष्ट्रपति। तो दो का दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या होगा? सही होगा, बोथ राइट। ठीक है, एक सवाल ये बताइए, ये भी आपका नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। लिखा हुआ है 1975 के आपातकाल के संबंध में आपको बताना है। यह आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित किया गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल अनरेस्ट। दूसरा, यह अब तक का एकमात्र राष्ट्रीय आपातकाल था। इट वॉज द ओनली नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, यानी अब तक का एकमात्र राष्ट्रीय आपातकाल था ये। बताइए। तो देखो भाई, यदि आप 1975 की इमरजेंसी की बात करें तो आंतरिक अशांति के आधार पर इसे घोषित किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा जून 1975 में। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल लगे। 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 1962 में एज वेल एज 1971 में आपातकाल लगा, यानी नेशनल इमरजेंसी लगा। तो एकमात्र नहीं था, ओनली इमरजेंसी नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी पूरा पढ़ा है उनको सवाल का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको समस्या हो रही होगी। क्या कह रहे हो? प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी को, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल को संसद में पारित होना होता है 2 महीने में सामान्य बहुमत से। यही तो बताया, कुछ और बता दिए क्या? सामान्य बहुमत से पारित होना होता है। एक बार में 6 महीने तक चलेगा, फिर 6 6 करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। लिखा हुआ है 359 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 359। यह मौलिक अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित करता है। इट सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। दूसरा, यह स्वतः सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। 359 क्या है? तो 359 ये कह रहा है, आपने पढ़ा कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड हो सकते हैं। और 358 ये कह रहा है कि 19 ऑटो सस्पेंड हो जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में। बाह्य आपातकाल के केस में 19 जो है आपका ये स्वतः निलंबित हो जाएगा, यानी 19 आपका क्या हो जाएगा? ऑटो सस्पेंड हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है। जनरल स्टेटमेंट है, ठीक होगा। दूसरा, सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ठीक है, अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या अनुच्छेद 19 इंटरनल इमरजेंसी के केस में सस्पेंड होता है क्या? क्या अनुच्छेद 19 इंटरनल इमरजेंसी के केस में सस्पेंड होता है? आंतरिक आपातकाल के केस में क्या आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है? सवाल ये है। इंटरनल इमरजेंसी के केस में नहीं। इंटरनल इमरजेंसी के केस में
पार्लियामेंट रिवोक नहीं कर सकती, नहीं, उसको राष्ट्रपति ही करता है, पार्लियामेंट रिवोक नहीं करती। नहीं, इंटरनल इमरजेंसी के केस में वो सस्पेंड नहीं होता, एक्सटर्नल के केस में ऑटो सस्पेंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, प्रारंभिक अवधि 6 माह की होती है, इनिशियल पीरियड 6 मंथ, इसे असीमित बढ़ाया जा सकता है, अनलिमिटेड टाइम तक इसे क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी अनलिमिटेड टाइम तक इसे बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभिक अवधि कहा जा रहा है 6 माह की होती है, और इसे असीमित बार अनलिमिटेड टाइम तक इसे क्या किया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये दो के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। प्रारंभिक अवधि 6 माह, 6 6 6 6 करके इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे ना, सी सही होगा, दोनों सही होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल के प्रभाव हैं। पहला लिखा हुआ है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द इमरजेंसी। केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र का वर्चस्व बढ़ जाता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेंस हो जाती है, यानी केंद्र मजबूत हो जाती है, डोमिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ जाता है, माफ कीजिएगा। द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडरमाइंड, यानी संघीय स्वरूप समाप्त हो जाता है। बताइए, तो जाहिर सी बात है, जब आपातकाल लगता है तो सेंटर स्टेट के रिलेशन पर प्रभाव पड़ता है, ये सवाल नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, केंद्र राज्य के संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, केंद्र मजबूत हो जाता है, और ये एकात्मक व्यवस्था का एग्जाम्पल है, ये यूनिटरी फीचर का एग्जाम्पल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एकात्मक लक्षण है, ठीक है। संघीय स्वरूप का मतलब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों की स्वायत्तता बरकरार रहे, है ना, डिवीजन ऑफ पावर बरकरार रहे। तो संघीय स्वरूप समाप्त होता है, स्वरूप कैसा हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है, यानी एकात्मक हो जाता है, ये बात सही है। तो दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी इज योर राइट आंसर। ओनली वन कैसे होगा, रुद्राक्ष गलत बता रहे हो। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की संसदीय स्वीकृति से संबंधित है, विच इज रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी। विशेष बहुमत या ज्वाइंट सेशन, यहाँ नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे संसदीय स्वीकृति मिलती है, कैसे पार्लियामेंट्री स्वीकृति मिलती है, ज्वाइंट सेशन से मिलती है या स्पेशल मेजोरिटी से मिलती है। तो कैसे मिलती है, स्पेशल मेजोरिटी से। देखो 352 की यदि आप बात करें, तो 352 की यदि आप बात करें तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। 356 के लिए क्या चाहिए, 356 के लिए भाई सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी 356 के लिए सामान्य बहुमत चाहिए। 360 के लिए क्या चाहिए, 360 के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 360 के लिए भी सामान्य बहुमत चाहिए, यानी इसके लिए भी सामान्य बहुमत चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली वन हो जाएगा, यानी विशेष बहुमत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, आपातकाल समाप्त करने से संबंधित टर्मिनेशन ऑफ इमरजेंसी राष्ट्रपति स्वयं समाप्त कर सकता है, द प्रेसिडेंट कैन टर्मिनेट इट हिमसेल्फ। राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है, यानी स्वयं समाप्त कर सकता है, पहला स्टेटमेंट लिखा है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा प्रस्ताव द्वारा समाप्त कर सकती है। दो स्टेटमेंट है आपके समक्ष, बताइए। तो देखिए, आपातकाल राष्ट्रपति स्वयं समाप्त कर सकता है, ये भी ठीक है। 352 को भी राष्ट्रपति वापस ले सकता है, 356 को भी, 360 को भी, लेकिन अपने मन से नहीं, सरकार की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। लोकसभा प्रस्ताव द्वारा समाप्त कर सकती, हाँ। 300, यहाँ पर ये जो सवाल है, ये सवाल राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ आपातकाल लिख के आए कहीं, अगर कहीं सवाल में सिर्फ इमरजेंसी लिख के आए, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा के 1/10 सदस्य अगर प्रस्ताव लाए और सिंपल मेजोरिटी से पारित करें, विशेष बहुमत से पारित करें, तब इसे क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसमें दो का दो, सॉरी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो का दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति और संसद दोनों। नेक्स्ट पर आइए, आपातकाल के दौरान संविधान का स्वरूप, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यह अधिक एकात्मक हो जाता है, इट बिकम्स मोर सेंट्रलाइज्ड, या पूर्णतः अलोकतांत्रिक हो जाता है, इट बिकम्स कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक। बताइए।
देखो, जब हमारे भारत देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तब जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से पावर सेंट्रलाइज हो जाती है। प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी पावर सेंट्रलाइज होती है, तो ये एकात्मक अधिक हो जाता है संघात्मक की बजाय। ये ठीक लिखा है, लेकिन प्योर अनडेमोक्रेटिक ये गलत है भाई। हमने कोई इंटेंशन लोकतंत्र पर प्रहार करने के लिए थोड़ी ना ये प्रोविजन है। ये तो इसलिए है क्योंकि देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता को इंश्योर कर सके, इसलिए है ना। तो यहां पर पूर्णतः लोकतांत्रिक हो जाता है, इट बिकम्स कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। यहां पर देखो लिखा है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट इट कैन इशू डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। यह राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, पहला स्टेटमेंट लिखा है। दूसरा, संसद की शक्ति बढ़ जाती है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट और इंक्रीज्ड, यानी संसद की शक्ति बढ़ जाती है। तो देखो, नेशनल इमरजेंसी के दौरान अभी आपने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा सकते हैं, यानी सेंटर स्टेट को निर्देश दे सकती है। सामान्य स्थिति में देखो, समझना, अभी नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन में भी सेंटर स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में सेंटर स्टेट को इंस्ट्रक्शन कुछ ही मामलों में दे सकती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्य सरकार को हर मामलों में निर्देशित किया जा सकता है, यानी प्रत्येक मामलों में इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। अगला कह रहा है कि संसद की शक्तियां बढ़ जाती है। जी हाँ, संसद की शक्ति बढ़ जाती है। संसद स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है न। वैसे सामान्य स्थिति में यदि आप देखें तो सामान्य स्थिति में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बनाती, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमटेंसेज होती हैं। उस स्पेशल सर्कमटेंसेज में 356 भी है और 352 भी है। 352 वाली बात 250 में लिखी है कि 250 ये कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर वो लॉ बना सकती है। चलिए एक और सवाल करिए, अंतिम। 358 से संबंधित कथन है। आर्टिकल 358 यह केवल अनुच्छेद 19 से संबंधित है। दिस रिलेट्स ओनली टू द आर्टिकल 19, पहला। दूसरा कह रहा है कि यह युद्ध एवं बाह्य आक्रमण पर लागू होता है। दिस अप्लाइज टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण पर ही लागू होता है। तो देखो, आर्टिकल 358 क्या कहता है कि बाह्य आपातकाल की दशा में, बाह्य आपातकाल की दशा में, दैट मीन्स कि एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 ऑटो सस्पेंड हो जाएगा, यानी आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो आर्टिकल 358 19 से संबंधित है, ये ठीक होगा। या बाह्य युद्ध और बाह्य आक्रमण पर लागू होता है, ये भी ठीक होगा। यानी दोनों, सी इज योर राइट आंसर। अब बताइए, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो इस होली के अवसर पर हमारा स्टडी आईक्यू परिवार आपके लिए एक ऑफर चला रहा है, होली हंगामा ऑफर। मेरे भाई, इसके तहत आपको सारे के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो दूसरे कपड़े पहने हुए थे, अब दूसरे कपड़े में कैसे आ गए। तो देखो, जो वीडियो अभी चल रहा था वो प्री रिकॉर्डेड था, पहले से था रिकॉर्डिंग। ठीक है। और इस समय होली की छुट्टियां चल रही हैं, तो लक्ष्मीकांत में मुझे इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाना था, वो पहले से रिकॉर्डेड था, तो इसलिए उसे प्ले किया गया। इससे क्या हुआ कि छुट्टियों में गैप भी नहीं हुआ आपका, और आपके टॉपिक्स भी कवर हो गए, इसलिए वो वीडियो आपका चलाया गया था। खैर, ये आप देख लीजिए कि 55% डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस समय होली हंगामा ऑफर के तहत हमारे किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज में अगर आप एनरोल करते हैं तो। ध्यान रखिए, यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। ये एक फाउंडेशन बैच है, लाइव फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाता है, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। प्री और मेंस के लिए 1100 प्लस घंटे का लाइव सिलेबस पढ़ाया जाता है, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्री दिया जाता है। अगर आप इस समय 50% का ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, सॉरी 55% का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप ये कोड लगाइए VL लाइव।
अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको 55% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, हर फैकल्टी का अपना अपना कोड होता है भाई, आप किसी का भी लगा सकते हैं, चाहे आप मेरा लगाइए, चाहे आप योगी सर का लगाइए, सुमित सर का लगाइए, विवेक सर का लगाइए, बस अध्यापकों का ही कोड लगाइए, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। थोड़ा सा इसके फीचर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, दो तरह के कोर्सेज हमारे यहाँ आरंभ में होते हैं, एक होता है गोल्ड और एक होता है प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस क्या है? गोल्ड में आपको 1100 प्लस घंटे की क्लासेस मिलती हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, मेंटोरशिप मिलती है, 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है। वहीं प्लेटिनम में गोल्ड वाले सारे फीचर तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ एक फाउंडेशन कोर्स, एक एनसीईआरटी कोर्स, एक प्री का कोर्स, एक मेंस का कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है। ध्यान रखिए, आप जाइए studyIQ.com पर, मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए, और उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये देखिए आरंभ 21 लिख के आ रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कोर्स के बारे में पूरी की पूरी डिटेल आप पढ़ पाएंगे, गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस है ये आप जान पाएंगे, डाउनलोड करके सारा का सारा फीचर आप जान सकते हैं। साथ ही साथ एक नंबर है 9289996923। ठीक है, नंबर मैं फिर से नोट कर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे चल भी रहा है आपका, 9289996923। इस नंबर पे यदि आप कॉल करेंगे, 9289996923, इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इस नंबर पे आप कॉल करिए, मेरा नाम बताइए, आपको फ्री में पूरा समाधान मिलेगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व होंगी, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप खुद से पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आप डाउनलोड करके सब कुछ जान सकते हैं। फिर आप जाइए वाई नाउ पे, बाई नाउ पे आप जाएंगे, मोबाइल नंबर इंटर करिए, ओटीपी इंटर करिए, और यहाँ पर एक कूपन कोड अवेलेबल पहले से लगा हुआ मिलेगा आपको, होली, जिसमें आपको 48% का ऑफ दिखा रहा है। इसको मत लगाइए, आप लगाइए वी एल लाइव। वी एल लाइव अगर आप लगाएंगे तो आपको 55% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से डिस्काउंट को अवेल करके आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बढ़िया से होली मनाइए, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और कोर्सेज में अवेल करिए, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। नमस्कार।